हूं संजीव गंभीर और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। इस खास खबर में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा से, जो बरेली के केसलता अस्पताल में भी बैठती हैं और आपको बताएंगी कि गर्भावस्था के दौरान क्या सावधानियां रखें, गर्भ के बाद कौन कौन सी विशेष सावधानियां रखनी है और साथ ही प्रसव के बाद अपने शिशु को कैसे स्वस्थ रखें, क्या है स्तनपान का महत्व, ये सब बातें सुनते हैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा से, जो मुंबई के टोपीवाला मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद भोपाल से एमएस करके स्विट्जरलैंड से विशेष पढ़ाई करके आई है और महिलाओं की तमाम बीमारियों का इलाज कर रही हैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज और केसलता अस्पताल में। सुनिए गौर से डॉक्टर जी। ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम पानी पीना कम कर देते हैं क्योंकि मौसम ठंडा होता है। तो एक हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने के लिए, एक शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी हो, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को समय समय पे पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें पानी की कमी होती है तो बीपी कम हो सकता है, बच्चे में भी पानी की कमी हो जाती है। उसके अलावा हम लोगों की ठंड में स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, स्पेशली प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। तो वो अपना इसमें मॉइस्चराइज़र क्रीम ये सब लगा सकती हैं। और बाहर गर्भवती महिलाएं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती, वॉक नहीं कर पाती, तो उनको घर पे ही जो सेफ एक्सरसाइज हैं, जैसे थोड़ा वॉकिंग करना या कुछ योगासन करना, ये सब उनको घर पे जारी रखना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से बच्चे में भी डेवलपमेंट में और मदर के भी फिजियोलॉजी बेटर रहती है। इसके अलावा खान पान का विशेष ध्यान रखें, धूप में भी कुछ समय बैठा करें, विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है। तो अगर ये सब ठंड में प्रिकॉशन लिए जाएं, और डिलीवरी के बाद बच्चों को स्पेशली ठंड से बचाना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर छोटा होता है, सिर बहुत बड़ा होता है, सिर में बाल कम होते हैं, तो उनको हाइपोथर्मिया, जिसको मतलब ठंडा पड़ जाना, इसका चांस ज़्यादा होता है। तो वो बराबर टोपी वगैरह बच्चों को पहनाएं, और माता जो है माताएं हैं वो भी अपना ठंड से बचाव रखें। ठंड के मौसम में इन्फ्लुएंजा, सीजनल फ्लू ये सब होते हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाएं इनका भी वैक्सीन ले सकती हैं और लेना ज़रूरी होता है। जैसे स्वाइन फ्लू वैक्सीन प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम पे ली जा सकती है। तो ये सब ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। बाकी तो वही है जो नॉर्मल। गर्भधारण के बाद कौन से महीने में कौन कौन सी जांचें, कब अल्ट्रासाउंड कराया जाए, कौन कौन सी जांचें जरूरी है और क्यों कराई जाती है वो जांचें, ये थोड़ा जानना चाहिए। गर्भधारण के बाद हमें महिला का हीमोग्लोबिन जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अंदर एक बच्चा बन रहा होता है तो महिला का हीमोग्लोबिन कम होने का चांस होता है। तो ये ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही थायराइड की जांच भी ज़रूरी होती है। ये तो जैसे ही प्रेगनेंसी पता लगती है ये सारी जांचें होनी चाहिए, जिसमें हीमोग्लोबिन का ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है तो उसके लिए हमें कुछ विशेष टीके और विशेष जांचें करनी पड़ती हैं। और HIV, हेपेटाइटिस B, HCV, इन सब की जाँचें करनी चाहिए। और एक पेशाब का जाँच बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में यूरिन का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और अगर यूरिन का इन्फेक्शन नज़रअंदाज किया गया तो वो किडनी के इन्फेक्शन तक हो सकता है। तो ये जांचें शुरू के महीने में, जैसे ही महिला गर्भवती होती है उसका जांच में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो ये जांचें ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा जो अल्ट्रासाउंड है, प्रेगनेंसी में बहुत सारे अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड और एक 5वें महीने में। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई बच्चे में बनावटी परेशानी हो तो ये हम पहले पकड़ सकते हैं। और एक अल्ट्रासाउंड 32 हफ्ते के आसपास कराया जाए, मतलब 8वें, 7वें, 8वें महीने में, जिससे कितना पानी है, क्या स्टेटस है, पुरेन कहाँ पे है, जिसको हम खेड़ी बोलते हैं, वो कहाँ पे है, तो ये जानने के लिए एक 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। आजकल मैंने देखा है कि महिलाएं खुद से जा के अल्ट्रासाउंड कराती रहती हैं, पर इतने अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ 3 अल्ट्रासाउंड हो वो भी पर्याप्त हैं। शिशु के जन्म के बाद अक्सर देखा गया है कि माताएं और तथाकथित स्मार्ट महिलाएं
अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराती, डिब्बाबंद दूध को ले आती है, क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर साहब स्तनपान के मामले में? स्तनपान तो बहुत ज़रूरी है। स्तनपान शिशु के लिए सबसे बेस्ट आहार है, क्योंकि इससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और स्तनपान से इन्फेक्शन का चांस भी काफ़ी कम होता है। पर कई बार हम महिलाओं में देखते हैं कि ये परेशानी है कि पर्याप्त मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, तो वो भी हताश ना हो, उनके लिए भी अब वो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकती हैं, जिससे कुछ तरीके होते हैं, कुछ दवाएं होती हैं जिनसे ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। पर स्तनपान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बेस्ट आहार है। पर अगर किसी को स्तन में नहीं मिल्क प्रोडक्शन सफिशिएंट है तो वो टॉप फीड भी अपने पीडियाट्रिशियन की कंसल्टेशन से ले सकती हैं। पहले कहा जाता था ब्रेस्ट फेड इज़ द बेस्ट, बट अब होता है कि फेड इज़ द बेस्ट, कि बच्चे को भूखा रखने से अच्छा आप उसे टॉप फीड दे दें, अगर पर किसी की सलाह से। ना गाय का दूध दिया जाए, ना पानी दिया जाए, ना भैंस का दूध पानी मिला के, ये सब नहीं होता है। जो पीडियाट्रिशियन अगर हम असेस करने के बाद हमें लगता है कि उनको आवश्यकता है और वो प्रोडक्शन कम है तो फिर किया जा सकता है, नहीं तो स्तनपान इज़ द बेस्ट। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज हमारे माध्यम से देना चाहेंगी मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पूरे 9 महीने ऐसा लगता है कि हम घर पे ही या अपने बुजुर्ग दादी वादी से ही बात करके अपनी प्रेगनेंसी सब मॉनिटर कर सकते हैं, पर ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिलीवरी के वक्त हमें पता चलती हैं। बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आखिरी में होते हैं, जिनका हम पहले से बचाव करके पहले से जानते तो बचाव कर सकते हैं। इसलिए हर महिला को जब तक उनकी डॉक्टर बोलें तब तक उन्हें अस्पताल आना चाहिए। वैसे भी कोविड टाइम पे फालतू में अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो महिला 4 बार भी अस्पताल पूरे 9 महीने में आ रही है तो वो एक स्वस्थ डिलीवरी, स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। मेरे दर्शक आपके बारे में पर्सनली जानना चाहेंगे कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं और कितने सालों से चिकित्सीय सेवा कर रही हैं, कहाँ कहाँ आपसे संपर्क साधे कोई महिला तो कहाँ मिलेंगी आप? मैंने MBBS टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से किया है, जो कि मुंबई में स्थित है। बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है। ये टॉप 20 इंडिया के कॉलेजेस में आता है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया है। उसके बाद मैंने 2 महीने की फेलोशिप स्विट्ज़रलैंड में की थी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, जिसमें दूरबीन से बच्चादानी निकालना, अंडादानी का ऑपरेशन, या कोई महिला का गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो वो सब दूरबीन की सारी महिलाओं के रिस्पेक्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान। और मैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में एज एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मंगलवार और शुक्रवार को गायनी OPD में उपलब्ध होती हूँ। उसके अलावा मैं केशलता हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक उपलब्ध रहती हूँ। कौन सी सन में आपने MBBS किया हुआ? मैंने 2005 में MBBS ज्वाइन किया था, 2010 में इंटर्नशिप की, फिर मैंने 2013 से 16 के बीच में MS ऑब्स गायनी मध्य प्रदेश से किया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नए साल पे कुछ पैगाम देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, व्यूअर का? जी, नए साल में ये है कि 2020 तो ऐसे निकल गया जैसे पता ही नहीं चला, पर अभी भी कोविड का खतरा ख़त्म नहीं हुआ है। हमें ढिलाई नहीं करनी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि ये साल ख़त्म हो गया तो परेशानी ख़त्म हो गई है। 2021 में भी जो अच्छी आदतें हमने 2020 में डाली हैं वो हमें चालू रखनी है। और बस सबको शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।